लोक साहित्य पे बात करेंगे, लोक भाषा पे बात करेंगे, तो उसके आप जानकार हैं। देखिए, जानकार तो मैं नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ। अब ये अलग अलग है कि अगर हम बात जौनसार की करें तो जौनसार में खत है। हाँ, इसी तरह टिहरी वाला जो एरिया है या उत्तरकाशी का एरिया, वहाँ पट्टियाँ हैं। जो भी क्षेत्र है उसकी जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है। अब अगर हम बंगाल की बात करें, हाँ, वो कहते हैं कि हमारी भाषा हिमाचल की तरफ गई है। नहीं, हम समृद्ध थे। वहाँ बोली समझी जाती। देखिए, ब्रिज है, वैसी ही होती थी शगुन लेकर के, जिसको नहीं तो बाराती जाते थे। नहीं, हाँ, शगुन लेकर के जाते थे, प्रोग्राम वहाँ हो रहा। अच्छा। तो जब वहाँ गए तो वो लोग फूल मालाएं वगैरह लेकर के, हाँ, कभी मैं हाँ, नेता नहीं। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम कुछ खास करने वाले हैं, इस मायने में कि हम किसी न किसी रूप में किसी खास सेलिब्रिटी को बुलाते हैं जिस विषय में बहुत जानकारी होती है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने कभी दूरदर्शन में कल्याणी जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम को संचालित किया है, उसके संयोजक रहे हैं, और लोग घर से बाहर आते ही सब सामूहिक रूप में कल्याणी कार्यक्रम को देखते थे, क्योंकि ऐसे वक्त टीवी गांव में एक आधी होती थी। यही नहीं, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में उन्होंने कई सालों तक पत्रकारिता की है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एसपी शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रेम। और मेरा सौभाग्य है कि लंबे समय से आपसे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन बातचीत इस मायने में कि जब हम यमुना टॉस की बात करते हैं तो पब्बर की बात भी करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि तीनों नदियां जो है ना, यमुना की जो बंदर पूंछ है उसके पीछे आगे से निकलती है और बाद में सब इकट्ठित होकर विकास नगर कालसी से होते हुए फिर हरिद्वार ये क्या बोलते इलाहाबाद में गंगा में संगम बना लेती है। लेकिन इन तीनों घाटियों की लोगों की लोक संस्कृति में हम आज बात करने वाले हैं आपसे। और आपका जो कल्याणी कार्यक्रम था ना, वो इसी विषय को लेकर के आपने पूरे देश में उसको दिखाया। तो शुरू कहाँ से करें? देखिए प्रेम जी, की अगर बात कल्याणी की करें तो वो एक स्वास्थ्य कार्यक्रम ही नहीं था, हेल्थ प्रोग्राम नहीं था, एक जागरूकता का अभियान था और सबसे बड़ी सीरीज़ थी वो, जो दूरदर्शन और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिल करके चलाई थी। आज आपने जो जिक्र किया है, बहुत कम इस विषय पर आप लोग सीधा डायरेक्ट लोगों से मिलते थे। हाँ, कल्याणी के मार्फत। उसमें था कि वो उसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती थी वो फील्ड में होती थी। क्या बात है, वो स्टूडियो में नहीं था, वो फील्ड में जाकर के लोगों के साथ मिल बैठ। पर बनस्पत इसके जब हम एसपी शर्मा से बात करते हैं तो पूरा जब लोक साहित्य पे बात करेंगे, लोक भाषा पे बात करेंगे, तो उसके आप जानकार हैं। देखिए, जानकार तो मैं नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ। अच्छा। और उसके विषय में जानने की कोशिश करता हूँ और हर जगह पहुँच करके मायनों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये बड़ी बात है ना कि पब्बर नदी के किनारे पर आपका गांव और पब्बर नदी को पार करके, टॉस को पार करके तो आलित्रिप आपके ससुराल। तो यानी कि आप उत्तराखंड और हिमाचल दोनों। हाँ, बिल्कुल। ये समझ लीजिए कि अगर शरीर हिमाचल है तो मन उत्तराखंड है, या उत्तराखंड में हूँ, शरीर यहाँ है तो मन हिमाचल है, तो दोनों का एक संगम है। और आज आपने जो एक खास बात की, आपने बात की यमुना की। आपको बताऊं कि यहाँ बात यमुना घाटी की होती है तो बहुत कम क्षेत्र की होती है। यमुना घाटी का मतलब वो सारा क्षेत्र है जिसका पानी यमुना में आता है। अच्छा। और अगर यमुना घाटी की हम बात करते हैं, हाँ। इस समय पहाड़ में सबसे ज़्यादा समृद्ध घाटी यमुना घाटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दूं कि शिमला ऐसी जगह है कि आधे शिमला का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, आधे शिमला का पानी अरब सागर में जाता है। हाँ। शिमला में आधे शिमला का जो पानी है वो आकर के नीचे गिरिगंगा में मिलता है, गिरिगंगा से यमुना में मिलता है, यमुना से आगे जाकर के गंगा जी में मिलता है। तो अब जब बात यमुना घाटी की है तो यमुना घाटी में ये छोटा क्षेत्र है जो यमुना होते हुए आता है, उसके साथ उससे बहुत बड़ा क्षेत्र है जो टॉस के साथ साथ आता है।
हाँ, वो यमुना की उपधारा है। हाँ, उपनदियाँ उसी की हाँ। है। और उसके साथ साथ आगे पब्बर का हो गया, वो भी वही इधर- है। हाँ, इधर शालों का हो गया और जाकर के गिरी गंगा का हो गया। और गिरी गंगा ऐसी नदी है जो सिरमौर जिला की सबसे लंबी नदी है। तो ये इसीलिए ये जो मरोज है ये सब इस पूरे इसीलिए है क्या? ये जो मरोज का त्योहार नहीं, देखिए ये शब्दों का थोड़ा अंतर है। दरअसल अगर हम अपने इस पूरे क्षेत्र की जो संस्कृति है, हाँ। इसको महासुई संस्कृति कहा गया है। अच्छा। और महासुई संस्कृति के साथ साथ महासुई बोली इस पूरे क्षेत्र की मुख्य बोली है। अच्छा। बोली और भाषा में अंतर यही है कि भाषा जो लिपि के साथ होती है, जिसका व्याकरण है के साथ में, वो भाषा हो जाती है। और जिसकी लिपि नहीं है वो बोली हो, मतलब बोलने आम तौर पे। अब इसमें खास बात यह है कि महासुई क्षेत्र की जो बोलियां हैं, अगर हम इसे और पीछे जाएं तो इस क्षेत्र में जो भी पुराने समय में थी वो टांकरी थी। अच्छा। और जो टांकरी है, ये टांकरी हो गई, डोगरी हो गई, या ये जो पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, तो ये सारी होते हुए ये सारी जितनी भी बोलियां निकली है ये शारदा पीठ से निकली है। अच्छा। ये शारदीय लिपि है। हाँ, हाँ। और पुरानी जो टांकरी है, टांकरी में भी फिर आगे इसमें अलग अलग हिस्से। तो हम कैसे कहेंगे कि जब हम यमुना घाटी की बात करते हैं ना, मतलब हमारे तरफ से तो यमुना घाटी, पब्बर, टॉस और ये जो आपका हाटकोट से ऊपर छाछपुर जो आपका गांव, हाँ, और हाँ, वो सब इधर से लेकर के हम तो पूरा यमुना घाटी इसी को मानते हैं। इसमें तो विभिन्न भाषाएं की टांकरी से निकल गया। बंगाली है, हिमाचली है, फतेह पर्वती है, पंचगाई है, रवाल्टी है, सिरावली है, जौनपुरी है, जौनसारी है, बावरी है। देखिए इसमें यह है कि आपके मैं लास्ट वाले से जाता हूँ। आपने जौनसारी का जिक्र किया, तो जौनसार ऐसा है कि जौनसार में 39 खत है। अच्छा। 39 में से भी 14 शुरू में है, हाँ। जो यमुना से बिल्कुल लगती हुई है। हाँ। जहाँ महासू, चालदा महासू जौनसार वाले हैं। उसके बाद 14 उससे आगे हैं। फिर उससे आगे 4 कंडमान की है, जो जब आप चक्रौता से आगे जाते हैं तो जाड़ी से आगे वाला है। उसके बाद एक जो आगे जा करके फिर ये देवगार की हो गया। इस तरह से है। अब ये अलग अलग है कि अगर हम बात जौनसार की करें तो जौनसार में खत है। हाँ। इसी तरह टिहरी वाला जो एरिया है या उत्तरकाशी का एरिया, वहाँ पट्टियाँ हैं। सामने अगर हम सिरमौर में चले जाए तो वहाँ पर भोज है। अच्छा, वहाँ खत नहीं है। नहीं, देखिए ये अलग अलग तरह से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है समय के साथ साथ। और आपको जैसे बात हो रही है, बहुत सारे शब्द ऐसे कि हमें लगता है कि वो फारसी के हैं या अरबी के हैं। उर्दू तो यही हुई, उसमें हमारे डायलेक्ट के बहुत सारे शब्द हैं। तो जो पुरानी जो टांकरी की बात हो रही है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं मिलेंगे। अच्छा। जैसे अड़ा हो गया, हाँ, हाँ। है ना, और झ हो गया। झ तो है, झ नहीं है। तो ये जो टांकरी जो भाषाएं हैं, हाँ, हाँ। उसमें इन शब्दों का सबका जैसे ह भी नहीं है। तो ह के जो अ का उच्चारण जाता है, ऐसा है। हाँ, इस तरह देखिए उसमें क्या है कि जो पुराने जो लिपि है उसमें वर्णमाला में अ आ इ ऊ नहीं है, वो क से शुरू होती है। इस अच्छा। तरह। और उनमें ऊपर जो हम जब लिखते हैं ना, ऊपर से जो डंडा लगता है वो नहीं होता है। अच्छा, सीधा डायरेक्ट अक्षर लिखा जाएगा। अक्षर के साथ ही लिखा है। तो क्या है कि इसके अलग अलग रूपों में है। इसको फिर बांटा गया है। इसमें पुराने समय में जब हिंदी नहीं थी, जब ये पंचांग वगैरह नहीं आते थे, तो उस समय जब पत्रे बनते थे, तो वो अलग अलग इसमें बनते थे जो टांकरी में ना। तो उसमें क्या था कि पाबूची है, चंदानी है, भटाखरी है। अच्छा। और एक और है जिसको जो पाबूच है, तो उनका ही जो बड़ा भाई था वो भोटू थे। अच्छा। किसी कारण से वो अलग हो गए। उसका भी एक बड़ा वो है कि भाई कैसे हुआ, उन्हें किस तरह से नॉन वेज खिलाया गया, तो इस वजह से वहाँ पर उनका विरोध हुआ। तो उन्होंने अपना हुआ, लेकिन भोटू वो लोग भी बहुत उन्होंने काम किया है। तो अपने अपने हिसाब से वो उसको लिखते रहे। अच्छा। और आगे चलता रहा। तो पुराने समय में जो सांचा वगैरह है वो इन्हीं लिपि में ये क्या है, बागोई का सांचा जैसे? वो वही है ना कि जो सांचे हैं वो इन्हीं लिपियों में लिखे गए हैं। अच्छा अच्छा। अब इन लिपियों में लिखने के साथ साथ पुराने समय में जैसे डोगरे रियासत है, हमारे कांगड़ा वाले हो गए, मंडी वाले हो गए, कुल्लू वाले हो गए। अब पुरानी जो है तो वो राजवंशों की जो भी लिखित, खास करके उस समय जो लेखा जोखा होता था या जो परिवार की और वंशावली वगैरह होती थी, तो वो टांकरी लिपि में लिखी गई है।
क्योंकि हिंदी तो बहुत देर से आई। बीच में एक फेज़ आया जब यहाँ पर मुगलों का रहा या दूसरा है, तो उस दौरान इसका फारसी का काफ़ी प्रयोग हुआ, उर्दू का हुआ। तो उस समय जो रेवेन्यू वगैरह है, तो अभी भी आप देखेंगे उसमें उसी तरह के शब्दों का अभी तक होता है। उर्दू का ज़्यादा है। जैसे आपने कहा कि खत की बात आप कर रहे थे, तो अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखते हैं उसमें खतौनी होता है। खतौनी है, हाँ। तो खत का मतलब एरिया मेरे हिसाब से। हाँ। वैसे ही पट्टी का मतलब हो गया कि भाई पट्टा हो गया और पट्टी वगैरह हो गया। तो इस तरह से सारे जो भी नाम दिए गए हैं वो क्षेत्र के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे पुराने समय में होता है, वो एक अलग विषय है कि घर का मुखिया हो गया, गांव का हो गया, उसके बाद जो है तो वो जो आपके पट्टी है या आपकी खत है वहाँ का मुखिया और सियाना हो गया, उसके बाद चौंतरू हो गई। ये अलग, ये उस समय ये रिवाज तो हमारा पूरा यमुना घाटी तक है, हिमाचल से लेकर यहाँ भी ज़्यादातर है, क्योंकि यहाँ इसलिए था कि इस बड़े बृहद एरिए में एक ही तरह का शासन व्यवस्था थी। और उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो हुआ क्या कि 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं और 14वीं में छोटे छोटे राज्य स्टेब्लिश हुए। तो जैसे हिमाचल वाला एरिया है तो वहाँ 18 ठकुराई, अच्छा 12 ठकुराई, अच्छा वहाँ इस तरह का इस तरह से। तो वो छोटे छोटे एरिया में थे तो वहाँ उन्हीं के हिसाब से चीज़ें होती थी। लेकिन अगर आप बात अगर हम करें महासुई की, तो महासुई शिमला से आकाशवाणी में प्रोग्राम आते हैं, महासुई कार्यक्रम। अच्छा, बहुत समय से चलता है। अच्छा और महासुई बोली में कार्यक्रम। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे लोगों ने महासुई बोली में किताबें लिखी हैं। तो आप क्या जो हमारी यमुना घाटी की बोली है उसको भी आप महासु बोली? हाँ, वो इधर जो आप महासु इधर जो घाटी में है वो उप बोलियां हैं। नहीं, बंगाल का हमारे उत्तराखंड में 13 लोक भाषाएं जो 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 जिस पे काम हुआ है। अभी लोक भाषाएं तो बहुत ज़्यादा है, पर 13 लोक भाषाओं में से एक भाषा बंगाली है जो 22 गांव में बोली जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारी भाषा हिमाचल वालों ने ले गई, लेकिन वो हम उनकी भाषा नहीं बोलते हैं। नहीं, देखो इसमें मैं वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली बोल भी सकता हूँ, समझता भी हूँ। हाँ, आपका गाँव तो बिल्कुल लगा हुआ है। इसलिए मेरे लिए देखिए, मैं किन्नौर की और कश्मीर की 2 बोलियाँ ऐसी है जो समझने मुश्किल है, बाकी मैं आराम से समझ लेता हूँ। आप अपनी रॉयल्टी में बोलेंगे मैं इजीली समझ लूँगा, वो कोई बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी बोली से नहीं, जो पूरा क्षेत्र है वो सामाजिक परिवेश से जाना जाता है। जो भी क्षेत्र है उसकी जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है। अब अगर हम बंगाल की बात करें, हाँ, वो कहते हैं कि हमारी भाषा हिमाचल की तरफ गई है। नहीं, हम समृद्ध थे। वहाँ बोली समझी जाती। देखिए, एक ब्रिज है आमने सामने। मुझे याद आ रहा है, एक बार आपने जिक्र किया था कि मेरे गांव में एक रास्ता है, रास्ते के ऊपर भाषा में और नीचे वाली बोली में अंतर है। अंतर है, हाँ अंतर है। तो कहते हैं कि भाई कोस कोस में बाणी बदले, पानी बदले 12 कोस में बाणी बदले, कोस कोस में वाणी बदले 12 कोस में, नहीं उल्टा है, पानी बदले, कोस कोस में पानी बदले 12 कोस में वाणी बदले। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ तो। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कुछ जगह में कि अगर नदी है, नदी के उस और दूसरी तरफ का डायलेक्ट है, इधर बिल्कुल चेंज है। अच्छा, आप लोग कैसे बोल, जैसे हम बोले कहाँ जा रहे हो, तो देखो अगर मैं बोलूँ इसको मैं कई तरह से बोल सकता हूँ। नहीं, आप हमारे आप तो बिल्कुल बंगाल से लगे हो। नहीं, बंगाल ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत अंतर है। हमारे हमसे आगे जा करके चौहारा क्षेत्र पड़ता है, हाँ, चढ़गांव वाला, उनकी एकदम डिफरेंट में आ जाती है। अच्छा, उनके है ना। तो और अगर हम कोटखाई में चले जाए अलग हो गई, और अगर हम आगे चला जाए ठियोग में चले जाए तो अलग है, रामपुर साइड चले जाए तो अलग है थोड़ा सा। और फिर एक खास बात है कि जैसे ही हम सतलुज पार करते हैं और जैसे ही हम निर्मंड में चले जाते हैं वो ज़्यादा नज़दीक है। अच्छा, हाँ, तो अब वो कैसे पहाड़ की जगह से पहाड़ आपके नहीं, सामने? नहीं, इसके पीछे बड़ा एक अगर आप देखेंगे, मैं शिमला में अभी था तो वहाँ 2 लड़के मिले, एक करसोग का था और एक रामपुर साइड से था। तो वो अखरोट खरीद रहे थे। हाँ, कहते क्योंकि जी हमें दिवाली में बांटने होते। हाँ, आप समझ गए? हाँ, यही रिवाज पूरे जौनसार बावर में और सिरमौर में है। हाँ, सिरमौर की तो बिल्कुल लगी, भाषा भी वैसी है। नहीं, अब जा करके सतलुज के पार जा करके जो है तो ये निर्मंड वाला एरिया या करसोग वाला एरिया है, करसोग मंडी में पड़ जाता है, हाँ, और निर्मंड कुल्लू में पड़ जाता है। कुल्लू में पड़ता है, लेकिन रिवाज उसमें ये है कि यहाँ के लोग जिस समय वहाँ परशुराम का, तो परशुराम के पारिवारिक परिवेश तो यही है। हाँ, माता है, पिता है, जो भी है सब तो यही है, अभी भी सारा माना जाता है ना। तो इसलिए यहाँ से लोग वहाँ गए,
माना जाता है कि निर्मंड में ब्राह्मणों का जो गांव है वो परशुराम जी ने बसाया था। तो यहाँ से गए वहाँ। हाँ, तो यहाँ से गए तो अपने साथ साथ परंपराएं भी ले गए। तो ये बंगाणी जो बोली बोलते हैं उन्होंने सही बंगाणी बोला। नहीं, बंगाणी जो है तो बंगाल वाले बाहर नहीं हैं, बंगाल वाले वही हैं। लेकिन मैं ये सिरमौर से जो लोग उधर गए उनकी और यहाँ के संबंधों की और कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो संस्कृति बहुत मिल रहा है। समय के साथ साथ क्या है कि दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन पुरानी चीजें। हाँ, मैं जब निर्मंड गया था ना तो उस इलाके में कुछ गांव में गया था, तो मुझे लगा कि मैं जौनसार में घूम रहा हूँ। देखो वहाँ क्या है कि अगर आप नाटी हाँ इसी तरह से है, हाँ। गाने इसी तरह इसी के तरह हैं, है। और नाचेंगे भी ऐसे ही, गाएंगे भी ऐसे ही, वो सब चीजें एक तरह। वही नहीं, आगे जाकर के आनी वाला क्षेत्र है, आनी उपमंडल, वो भी ऐसे ही है। वहाँ के आप नाटी देखे लग रहा है कि सिरमौरी देख रहे हैं या जौनसारी देख रहे हैं या मानो बिल्कुल, जुबल और कोटकाई की देख रहे हैं, सेम उसी तरह से हैं। तो ये जो बड़ा एरिया है ना, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि महासुई क्षेत्र, तो इसको महासु हाँ कहेंगे महासुई आप? क्षेत्र है ये सारा, है ना। अच्छा। महासुई इसमें ऐसा है कि गीत है, छोड़े है, हारुल है, ये लगभग एक जैसे ही सब जगह में। मतलब मैंने जो अनुभव किया तो हर इसका जगह मोटा पे- माटी हम ये कहेंगे कि जो पूरा जो छोटे छोटे लैंग्वेज, जो छोटी छोटी बोली बोली जाती है, सबका ऊपर हम ये बोलेंगे ये महासुई भाषा है। महासुई बोली कहेंगे इसको। महासुई, अब देखिए महासुई भी क्या है कि इस पे किताबें भी लिखी गई, लेकिन लिखी गई वो हिंदी में ही। अच्छा। अब क्योंकि पुराना जो टांकरे वगैरह है वो नहीं है, हाँ, वजूद में इसमें विखंडित हो गए। हिमाचल गवर्नमेंट ने, हिमाचल भाषा संस्कृति भाषा अकादमी ने, उन्होंने काफ़ी काम किया था इसमें। हमारे घर का एक सांचा उनके पास अभी भी, अच्छा, जिसके ऊपर उन्होंने शोध किया। और वो क्या बागोई का सांचा है या क्या बोलेंगे? देखिए वो उन्होंने तो लिखा है उसमें पाबूजी सांचा, अच्छा, है ना, लेकिन वो है वो टाकरी सांचा ही। उसमें भी अलग अलग है ना, उसमें टाकरी शब्द है। हाँ देखिए, भटाखरी है शब्द, अच्छा, मतलब भाटों ने पंडितों ने जो लिखा वो दैट इज कॉल्ड भटाखरी। हाँ हाँ हाँ। पाबूचों ने जो लिखा वो पाबूची हो गई, है ना। इसी तरह से जिसने भी जो लिखा वो उसी के साथ ही हाँ। आगे चलती गई। अब अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे आप बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में एक ही गांव है डगोली, जो ब्राह्मणों का गांव है। हाँ। उनका भी जो गुरु गांव है, जो उनकी जो पत्री वगैरह बनती थी, हाँ। वो दूसरी जगह से आती थी। अच्छा, हाँ, तो इसमें जो है तो जैसे ही उनकी लिपि है, तो उनकी जो लिपि है वो सारी ही ये चौपाल में गांव है, वहाँ से अच्छा, अभी से- चौपाल के पास। हाँ हाँ ठीक है, तो वहाँ से आती है। हाँ, वहाँ से पहले आती थी, वो उनके गुरु गांव है, वो उनका गुरु गांव है। तो उसी तरह से ये सारे में और पुराने समय में क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे, तो उन राज्य में जो भी पुराने रिकॉर्ड है वो बहुत कम मिलते हैं। अगर आप मिलेंगे कोई पुराने सिक्के मिलते हैं या कोई चीज़ें हैं, वो बहुत पुराने मिलेंगे, क्योंकि वो कुणिंदों के समय के। पर कुल मिलाकर हम कैसे बोलेंगे कि ये महासुई क्षेत्र हाँ, है? महासुई क्षेत्र इसलिए जो सारा है ना, लोक संस्कृति एक जैसी है। गाना बजाना, खाना पीना और पहनावा जो एक तरह से मिलता है, वो सारा ही उस क्षेत्र की उस संस्कृति से जाना जाएगा। अच्छा। अब आप बात करते हैं, अगर आप अभी भी आप शादियों में कहीं भी जाइए, हिमाचल में जाइए तो जौनसारी और सिरमौरी आपको आम मिलेगी। हाँ, और हिमाचली तो खैर मिलेगी ही। मिलेगी। अब हिमाचली तो बहुत बड़े इसमें हो गया, लेकिन जिस हिमाचल की हम अभी बात कर रहे हैं वो महासुई कल्चर है। अच्छा, वो महासुई तो कल्चर। कैसे मैत्रीय संबंध है ये मैत्रीय- पूरा यमुना घाटी का? हाँ, पूरे यमुना घाटी, मेरे ये जो क्षेत्र है, ये गंगा से लेकर के सतलुज को पार करते हुए ब्यास तक एरिया जाता है ये। अच्छा, गंगा को आर कर हाँ, गंगा से ना, क्योंकि गंगा ब्यास तक। तो ये बीच में जब वो एक दूसरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट चला क्षेत्र हो गया। जाएगा। ये किसी समय में जो सिरमौर रियासत थी, सिरमौर बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती थी। बाद में क्या हुआ कि जब ये यहाँ सिरमौरी ताल वाला जब हुआ था, टोका पोका, जब वो बाढ़ आ गई थी गिरिगंगा में, उसके बाद से लेकर के छोटे छोटे राज्यों ने खुद को आज़ाद कर दिया था। ये 14वीं शताब्दी की बात है। तो जितने भी 12वीं और 13वीं में आए हैं, जितनी भी ये 12 ठकुराई और 18 ठकुराई है, उसके बाद की। उसके बाद क्या? अच्छा अच्छा अच्छा।
मुगलों के बाद कह सकते? नहीं, मुगलों के बाद नहीं, मुगल तो 15वीं-16वीं शताब्दी। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले की है। पहले गया। उससे हुआ क्या कि जब शुरू में ये लोग आए थे, जब आक्रांता शुरू में आए, तो जगह जगह से लोग पहाड़ की तरफ को गए हैं। ये कारण रहा है। उसमें जैसे जैसे गए वैसे छोटी छोटी रियासतें बनती चली गई, और फिर जो बड़ी रियासत होती थी वो उनको मतलब रेवेन्यू उन्हें देती थी, और एक किस्म से उनके ऊपर वो। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी यमुना घाटी में मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में बड़ा समृद्ध किसी जमाने? नहीं, देखिए पढ़ाई लिखाई में जब अपने लोकल डायलेक्ट में लोगों ने कागज ताम्रपत्र लिखे, तो इसका मतलब अक्षर ज्ञान था लोगों का। इसमें भी एक बात आपको, क्योंकि जो इसका समय माना गया है, टांकरी का जो समय है वो करीब 10वीं शताब्दी के बाद माना गया है, और ये आई है कश्मीर से, शारदीय लिपि है ये। तो अब क्या है कि पुरानी जो आप बोल रहे कि विद्या के समय विषय में या पढ़ाई में ये क्षेत्र पीछे रहा है। अच्छा, जो गंगा से लगती हुई बेल्ट है, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, देवप्रयाग हो गया, इस क्षेत्र में बहुत पहले से लेकर के, क्योंकि संस्कृत का, वैदिक का इसमें हाँ शुरू से प्रचार प्रसार रहा, हमारे क्षेत्र में नहीं था। हाँ, देवप्रयाग में तो बड़ा संग्रहालय है। बहुत अलग तरह की बात कहूँ कि इस क्षेत्र में ना पहले ये नवरात्रि वाला इस तरह से था, क्योंकि ये शक्ति बेल्ट है, ये जो है ना, यहाँ पर नवरात्रों में अभी भी जहाँ पर शादियाँ होती है, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सारा ही वैष्णव हो, उसमें सब चीज़ें बनती है तो बंटती है, खाई जाती है। और अष्टमी के दिन पहले बकरे कटते थे और माता के नाम पे प्रसाद चढ़ता है। हाँ, वो तो हमने भी सुना, पूरा हिमालय रीजन में। इसलिए ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर पहले पुराने समय में श्राद्ध व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, नहीं होते थे। इसके साथ साथ जो मृत्यु के बाद हरिद्वार जाना, कर्मकांड वगैरह, वो भी नहीं था। शादियाँ होती थी, शादियों में फेरे नहीं होते थे। हाँ, अभी ज़्यादा पुरानी भी नहीं, ज़्यादा पुरानी भी नहीं। हम आप एक हमारे से ऊपर वाली जनरेशन को हटा दीजिए, सारी चीज़ें कैसे होती हो शादी? देखिए, पहाड़ों में अमूमन वैसी ही होती थी, शगुन लेकर के, जिसको नहीं तो बाराती जाते थे, नहीं, हाँ, शगुन लेकर के जाते थे, और जिसको जाजड़ा दूल्हे की तरफ जाजड़ा बोलते हैं, कहीं अलग अलग इस तरह से होते। दूल्हे की तरफ नहीं, दुल्हन के साथ आते थे। अच्छा। लोग दुल्हन के साथ आते थे, और उनकी बड़ा मान और आओ भगत करनी होती थी उन्हें। तो दूल्हा नहीं जाता था? दूल्हा नहीं जाता था। तो उसके तरफ से कौन जाता था फिर? उसकी तरफ से शगुन लेके जाते थे, और फिर लाते दुल्हन, और दुल्हन को ले आया जाता। अच्छा। और ये मतलब धीरे धीरे सारी चीजें हुई है, और मुश्किल से 1-2 जनरेशन को हटा दे तो पुरानी चीजें आपके सामने। तो आप कैसा मानते हैं सब चीजें? न श्राद्ध का भी कोई रिवाज था, शादी का रिवाज बिल्कुल डिफरेंट था, इसको कैसे माने? नहीं, मैं इसलिए, देखिए ये हुआ क्या, समृद्ध था या अपने आप में पिछड़ा हुआ? नहीं, अपने आप में समृद्ध था। हाँ। अपने आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ की जो संस्कृति थी ना, वहाँ दिवाली, जो मैं आपको एक बात बताऊं कि पुराने समय में इस क्षेत्र के जो पुराने त्यौहार है उसमें दिवाली शामिल नहीं है। बूढ़ी दिवाली थी। बूढ़ी दिवाली, हाँ। अभी भी हिमाचल में निर्मंड की बूढ़ी दिवाली वो राज्य स्तरीय मेला है। पूरा यहाँ में यमुना घाटी में पूरा मतलब निर्मंड से लेकर मतलब ये क्या ब्यास से लेकर के, तो अभी भी गाँव तक, और इधर गाँव में अभी भी बूढ़ी दिवाली के नाम पे कुछ ना कुछ हरकत किया जाता है। और दूसरे नंबर पे जो होता था, तो दूसरे नंबर पे उस समय पोष त्योहार होते थे। पोष त्योहार जिसे कई जगह में मगोज कहते हैं, मरोज कहते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये कहा जाता था कि अगर कोई पोष त्योहार में घर नहीं आया तो समझा जाता कि वो नहीं रहा। अच्छा, इस लेवल पे इस चीज़ को माना जाता था। और इसी तरह से पुराने जो थे देवी देवताओं के हिसाब से जागरा और जातर, ये हर जगह में मनाए जाते थे। तो ये, और इनका कहीं भी किसी दूसरे देवी देवता से या इस समय जैसे मानो हम महासु की बात करते हैं, शिव जी से जोड़ देते हैं, तो ना शिवरात्रि से कोई मतलब था, हाँ, ना ही कोई ऐसा था कि कोई कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसा ये कोई चीज़ नहीं। जागड़ा और जातर महत्वपूर्ण। हाँ, बस वही, देखिए शब्दों का थोड़ा है कि जैसे ही हम नीचे टॉस में
थोड़े नीचे वाले एरिया में आते हैं या यमुना घाटी की तरफ को आते हैं तो यहाँ जो ऊपर जागरा होता है, यहाँ यात्रा हो जाता है, यहाँ जागड़ा हो जाता हाँ। है। उधर श्रीगुल है तो यहाँ शिलगुल हो जाता है। हाँ। तो थोड़ा सा वो अच्छा, ऑल ओवर कुल मिलाकर के आपने लोक संस्कृति को बहुत नज़दीक से जिया है और आप ये भी मानते हैं कि जो पूरा जो कल्चर है हमारा, जो आज से 20 साल पहले भी, आपने कहा 20 साल पहले भी बहुत कुछ बचा हुआ था, उसको आप समृद्ध मानते हैं? जो हम जिस पायदान पे आज चल रहे हैं उसको समृद्ध मानते हैं? देखिए, मैं इसमें क्यों परिवार टूटे हैं ना। देखिए, ये जो बातें हैं, अगर आप संस्कृति और समाज के हिसाब से बात करें तो आज एकल संस्कृति हो गई है। आज बाजार लोगों पर हावी हो गया है। हाँ, देखिए, बाजार की ये व्यवस्था रही है कि परिवार टूटेंगे तो बाजार फलेगा फूलेगा। हाँ, ये है। और अगर आप इसको विषांतर हो जाएगा, नहीं तो अगर बात इसमें फेमिनिज्म पे हो तो इसी बिहार पे हुआ था ताकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना था। जब औद्योगिक क्रांति आई तो उन्हें 3 चीजें चाहिए थी। एक, सस्ती कीमत पे उन्हें श्रमिक चाहिए थे, उन्हें मार्केट चाहिए थी, और वो तभी हो सकती थी जब परिवार टूटेंगे और परिवार बंटेंगे तो मार्केट अप होगा ही ना। आप एक सोसाइटी बना दीजिए, उसमें 200 घर बना दीजिए तो 200 परिवार हो गए। हाँ, अब गांव में 200 परिवार के लिए तो बहुत बड़ा गांव लगेगा, बहुत बड़ा गांव लगेगा। और जॉइंट फैमिली तो वो शायद कम ही परिवार, ऑब्वियसली। तो वहाँ तो ये है कि मानो आपने गांव में है, गांव में अगर संयुक्त परिवार है तो पहले तो फ्रिज होता ही नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो पुराना ये था कि ताज़ा ही बनना चाहिए, ताज़ा ही खाना चाहिए और बासी नहीं होगी। नहीं हो गया, शाम को है, शाम को ही ख़त्म होना चाहिए। सुबह के लिए है तो सुबह में जो पुजारी हो गया, जो दूसरे हो गए, उसमें वो छूना भी नहीं चाहिए, वो नहीं खाएंगे। मतलब ताज़ी चीज़ें बनेगी, ताज़ा बनेगा और ताज़ा खाया जाएगा। जब से फ्रिज आया तब से ये है कि भाई यहाँ बना के रख लीजिए और ठीक है, आगे जितने दिन होता रहे। हमारे यहाँ तो इतना नहीं है। अमेरिका में हमारे एक बड़े अजीज़ थे और हमारे बहुत ही हम उन्हें मानते थे, तो गुमन सिंह थे, वो प्यारे सिंह गुमन, PS गुमन, वो आज़ाद हिंद फौज के जो पहले अध्यक्ष थे, उनके कज़न थे वो। अच्छा। तो काफ़ी बुजुर्ग थे। तो वो कहते थे कि अमेरिका में तो फ्रिज इस तरह के होते हैं कि आप एक बार ही बहुत सारी चीज़ें 1 महीने के लिए बना के रख लीजिए, फिर निकालिए, ओवन में डालिए, गर्म करिए और खाइए। यहाँ का कॉन्सेप्ट और वहाँ के कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। अब आज ये है कि किसी भी चीज़ को जब बाजार में बेचना है तो आपको परिवारों को तोड़ना पड़ेगा। तो नहीं तो एक घर में एक सोफा ठीक है, लेकिन जितनी जगह बाहर रहेगी उतने हो गए। एक फ्रिज ठीक है, जब बाहर रहेंगे तो उतने चाहिए। इसलिए जो आप संयुक्त परिवार और उस तब में और अब में अंतर जो आप कह रहे हैं वो ये है। तो आप लंबे समय से आपने पत्रकारिता की है और टेलीविज़न के लिए आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। कल्याणी जैसे प्रोग्राम, जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था अपने देश का। ऑल ओवर आपको इस लोगों से आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा कि जब आप कल्याणी भी किया तो चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का था, लेकिन लोगों से आपका ज़्यादा जुड़ाव रहा। कोई ऐसी घटना है जो आपको बार बार याद आती है, जिसको आप आज हमें सुनाएंगे? हर बार आपको याद आती कि नहीं यार वो घटना थी? देखिए, मुझे वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट है जैसा आप कह रहे हैं। मुझे याद है कि दूरदर्शन ने कल्याणी को लेकर के एक रिसर्च करवाई थी। अच्छा। तो उसमें अलग अलग केंद्र में जा कर के, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, नॉर्थ ईस्ट का उसमें था, और इधर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड सारे ही थे। तो कई जगह जाना हुआ। मैं छत्तीसगढ़ एक बार गया था। मुझे छत्तीसगढ़ अभी भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा। छत्तीसगढ़ की जो मेहमान नवाजी है, अच्छा, बहुत अच्छी है। अच्छा। और वहाँ ऐसा हुआ कि लोग, देखिए, मेहमान नवाजी और ख़ास करके दूसरों की किस तरह से आवभगत करनी है, उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूँ और टीम आ रही है, तो उन लोगों ने एक बड़ा मेला जैसा लगा दिया। अच्छा। और महिलाएं करीब 300-400 महिलाएं इकट्ठी हो गई और उन्होंने बड़ा सा पंडाल लगाया हुआ था और पूरा एक प्रोग्राम वहाँ हो रहा। अच्छा। तो जब वहाँ गए तो वो लोग फूल मालाएं वगैरह लेकर के, हाँ, कभी मैं नेता नहीं। अच्छा अच्छा। तो साथ में जो प्रोड्यूसर वगैरह थे, हाँ, तो फिर हम लोग बैठे वहाँ बातचीत, काफ़ी सारी बातें हुई। वहाँ की संस्कृति बड़ी
मन को छूने वाली संस्कृति अच्छा। है। हर गांव में एक नंदी चौराहा होता है जिसे वो सांडा चौराहा कहते हैं। अच्छा। और हर गांव में तालाब है, इसीलिए धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हाँ। और अगर आप नाम किसी से कहीं जाना है पूछेंगे तो घर तक वो छोड़ के चला जाएगा। क्या बात है। वो एक अलग बात है कि कुछ क्षेत्र नक्सली वहाँ हो गया, तो वहाँ जहाँ खाने पे गए तो 2 समय में, दिन में और रात में। हाँ। जो जहाँ दिन में गए तो हमारे वो आर्टिस्ट थे। हाँ। और वो राष्ट्रपति से जो है तो सम्मानित थे। उन्होंने वहाँ कम से कम 13-14 किस्म के साग सब्जी और दाल वगैरह सब बनवाई। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या है। हाँ। कहते आपको आप संस्कृति के और जो लोक व्यवस्थाएं होती है उसके प्रति आपका प्रेम है, हम जानते हैं। हाँ। इसलिए हमने आपके लिए सब चीज़ें यहाँ बनाई हैं। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें उसमें से हाँ। हमने ली, तो एक अलग वो तरह का वो वहाँ का अनुभव था। और शाम को जहाँ थे वो भी एक आर्टिस्ट था, तो उसके यहाँ जब गए उसने पूरा वहाँ जो उनका अपनी संस्कृति के तहत जिस तरह से होता है कि मूड़े पे बैठना। हाँ। और एक बड़ा पराती टाइप होता है उस तरह का हाथ धोने के लिए। अच्छा। फिर वो लकड़ी नीचे एक पटड़ा जिसके ऊपर वो थाली रखेंगे। अच्छा। अलग अलग तरह से। और फिर वो जो उन्होंने भोजन बनाया था कि इसको इस तरह से इसको खाया जाता है। हाँ। उनके साथ में पिताश्री भी थे, तो वो अभिभूत करने वाली बातें थी। तो जिस तरह क्या से बात। उन्होंने वो एक वाकई एक अच्छा अनुभव था। हाँ, एक और ख़ास बात है कि जो वो प्रोग्राम जब उन्होंने किया था तो हमें वहाँ से दूसरी जगह जाना था। तो मैंने कहा हम निकल रहे हैं, तो वो महिलाएं आगे उन्होंने रोक दिया। अच्छा। कि जी हमने आपके लिए स्पेशली धाम बनाई हैं। हाँ। तो आप इसे खा के ही जाएंगे। तो मैंने कहा हमें लेट हो रही है। कहते नहीं आपको ये। फिर उतरे और उन्होंने कहा कि स्पेशली हमारे यहाँ की चीज़ है कद्दू। अच्छा। कद्दू की जो है तो सब्जी आपको खानी है। और मैं कद्दू पसंद नहीं करता था। ओहो। फिर अब जब उन्होंने देखा कि जी एक बार आप इसे टेस्ट कीजिए, तो जब उन्होंने लाया निसंदेह वो स्वाद अभी भी मेरी जुबान पे। उस दिन से आपने कद्दू खाना शुरू कर दिया? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा। और उन्होंने इतना मीठा बनाया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें करीब 2-3 घंटे का समय लगा है। तो दूध के साथ कुछ बनाया? हाँ, उन्होंने दूध के इसके साथ बनाया क्या था, लेकिन वो लजीज था। मेरे लिए भी एक अलग तरह का वो अनुभव था और वो मिठास थी। तो ये वहाँ का एक अनुभव था। जैसे आपने अपने पत्रकारिता के दौरान ये सब मिठास फैलाई है सभी जगह, कंटेंट राइटिंग से लेकर के, और ये तमाम लोक संस्कृति से जुड़ा रहा आपका। और जैसे कि एसपी शर्मा जी ने हमें बताया कि जब हम यमुना घाटी की बात करते हैं तो ब्यास से लेकर के गंगा के इस छोर तक हम उसको पूरा यमुना घाटी कहते हैं। और यहाँ पे नहीं, यमुना घाटी नहीं, महासुई क्षेत्र कहते हैं। हाँ, उसको महासुई क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र में महासुई संस्कृति है। महासुई संस्कृति है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी बताया कि जो जॉइंट फैमिली को तोड़ा है वो बाजार ने तोड़ा है ताकि बाजार बढ़े। तो ये संकट ग्लोबलाइजेशन के दौर में दिखाई देने लग गया है कि जॉइंट फैमिली अगर टूटेगी तो बाजार हावी होगा, बाजार हावी होगा तो न्यूक्लियर फैमिली जो है उनको दिक्कत आएगी और संस्कृति और सभ्यता परंपरा शायद कुछ चीज़ें इसमें से हट जाएगी, जैसे टागरी भाषा अब दिखाई नहीं देती है और कई सारी चीज़ें हैं। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में किसी ऐसी खास शख्सियत से आपको मुखातिब करवाएंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।